एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हेनरी फियोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। प्लस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। प्लस अगर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर थे कौन, इनका क्या रोल था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनके नेम की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या है पूरा नाम? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। कहां पर इनका बर्थ हुआ था? यूएसए के अंदर। कहां? यूएसए के अंदर। कब हुआ था? मार्च 28, 1856। डेथ कब हुई? मार्च 21, 1915। बाय प्रोफेशन क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि इस बार आपके एग्जाम्स होने वाले हैं एमसीक्यू, उसमें ऐसी चीजें जनरली पूछी जाती हैं। तो क्या था इनका फुल नेम? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। कहाँ इनका बर्थ हुआ? यूएसए के अंदर। कब हुआ? मार्च 20, 1856। डेथ कब हुई? मार्च 21, 1915। बाय प्रोफेशन क्या थे? बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए प्लस कुछ टेक्निक्स हमें बताई, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फियोल या टेलर है, तो भाई टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब भाई बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हमें पता ही है भाई, चीजों को और काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। बट इस मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर जब साइंस लगा दी जाए, साइंटिफिक टेक्निक्स लगाएं, क्योंकि ये इंजीनियर थे तो इन्होंने अपनी साइंस लगाई मैनेजमेंट के अंदर। तो जब मैनेजमेंट में साइंस लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने क्या दिए? प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। कितने प्रिंसिपल्स दिए? 4 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जिन्हें बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो साइंस पर बेस्ड थे, इसीलिए इनके प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स भी दी, साइंटिफिक टेक्निक्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। बहुत सारी टेक्निक्स दी कि भाई अगर इन टेक्निक्स को आप बिजनेस में लगाओगे तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे। तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग इनके प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करके हमारे चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो भाई टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है हमारा साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। भाई टेलर कहते हैं साइंस होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टेलर कहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे भी चीजों को मैनेज कर रहे हो, हर चीज किस पर बेस्ड होनी चाहिए? साइंस पर बेस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होनी चाहिए। कोई भी चीज रूल ऑफ थंब पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब हम लोगों ने कोई भी डिसीजन ऐसे ही ले लिया बिना सोचे समझे, या फिर खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ले लिया, खुद की फीलिंग्स, खुद को ऐसा लग रहा है उसी बेसिस पर हम लोगों ने कोई डिसीजन ले लिया। इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर सोच के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या कहा है टेलर ने। अकॉर्डिंग टू टेलर, every job in the organization should be based on scientific study। टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब है वो साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होनी चाहिए, कि प्रॉपर स्टडी करो। साइंटिफिक स्टडीज भी क्या है? कुछ टेक्निक्स हैं जो टेलर ने दी हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेलर ने कुछ स्टडीज बताई हैं, उन स्टडीज पर बेस्ड सारे के सारे हमें डिसीजंस लेने हैं। दीज डिसीजन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब फीलिंग, अपनी खुद की फीलिंग्स कह रही है कि भाई ये काम इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऐसे इस तरह से हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं लेना। एंड हिट एंड मिस मेथड, कि भाई ऐसा कर लो, इस तरह से ये काम हो जाएगा।
अब भाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरा तरीका अपना लो, इस तरह से कर लो। इस तरह से कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। हर चीज एकदम सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक स्टडी के बाद में होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें मेन बातें क्या है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि भाई कुछ भी करने से पहले प्रॉपर सोचो, साइंटिफिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। टेकिंग डिसीजन साइंटिफिकली, हर डिसीजन साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होना चाहिए। कोई भी डिसीजन इंट्यूशन यानी फीलिंग्स पर बेस्ड, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। हिट एंड मिस मेथड्स के बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चलो ऐसे कर लो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर डिसीजन बहुत ही सोच समझ के साइंटिफिकली लेना चाहिए। डिसीजंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन विल, अपनी इच्छा, अपनी एक्सपीरियंस, अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना। एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड व्हेन डिसीजंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। और टेलर कहते हैं कि भाई अगर कोई भी काम आपने साइंटिफिक स्टडी के बाद में करा, लॉजिकली सोच के करा, तो उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सा था, टेलर ने क्या कहा कि हर चीज किस पे बेस्ड होनी चाहिए, साइंस पर बेस्ड होनी चाहिए। अपने खुद के एक्सपीरियंस, खुद की फीलिंग्स, इन सब पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर साइंस लगानी है आपको डिसीजन लेते टाइम। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। भाई ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी हार्मनी, म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड अंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, सबके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के टूवर्ड्स एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपस में डिस्कॉर्ड्स मतलब लड़ाइयाँ और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट को अगर कुछ अच्छा हो रहा है, मैनेजमेंट को कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो ये समझे कि भाई इस प्रॉफिट में वर्कर्स का भी कोई कंट्रीब्यूशन है। वो वर्कर्स को उसके लिए रिवॉर्ड करे, वर्कर्स को प्रेज करे, उनकी तारीफ करे, उन्हें बताए कि हाँ भाई ये हमने गेन करा है, ये हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपकी वजह से हुआ है। उनको इसके लिए कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। ये नहीं कि स्ट्राइक्स वगैरह कर दी और हर चीज़ को, हर काम करना छोड़ दिया, ये सोचे कि भाई मैनेजमेंट हमसे बहुत ज़्यादा काम करा रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है मैनेजमेंट और दूसरा ग्रुप होता है वर्कर्स का ग्रुप, मतलब एम्प्लॉयज का ग्रुप। मैनेजमेंट को लगता है कि ये जो वर्कर्स हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, ये कुछ काम ही नहीं करते, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बस सैलरी ले रहे हैं, ये हमें कुछ प्रोडक्टिव करके नहीं दे रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। वहीं एम्प्लॉयज जो हमारे मतलब वर्कर्स हैं, उन्हें लगता है यार मैनेजमेंट हमें पैसे तो कम दे रहा है और हमसे काम ज़्यादा करा रहा है। मतलब दोनों की जो एक दूसरे के टूवर्ड्स फीलिंग्स है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मैनेजमेंट को लग रहा है वर्कर्स कुछ नहीं करते, और वर्कर्स को लग रहा है भाई मैनेजमेंट हमें सैलरी नहीं देता और हमसे इतना सारा काम करा रहा है। तो वही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए इन बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज शुड चेंज देयर थिंकिंग, कि भाई मेंटल रिवॉल्यूशन हो, एम्प्लॉयज की थिंकिंग भी मैनेजमेंट के टूवर्ड्स बदले और मैनेजमेंट की थिंकिंग भी एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स बदले, और दोनों ग्रुप्स मिलकर काम करें, हार्मनी से काम करें, आपस में कोई डिस्कॉर्ड और लड़ाई ना हो। हार्मनी हो किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबके बीच में हार्मनी हो, ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो, मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलजुल कर काम करें। अगर वर्कर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैनेजमेंट उनको प्रेस करे इस काम के लिए। अगर मैनेजमेंट को कोई गेन हुआ है तो भाई वो वर्कर्स को इसके लिए रिवॉर्ड करे, अच्छी सैलरी दे, उन्हें प्रेस करे, और वर्कर्स भी बहुत हार्ड वर्क करे और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि भाई कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि भाई अभी जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हर चीज मिलजुल कर करो, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए, ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, आपस में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये उसी का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उसी को और बढ़ा लो तो क्या आ जाता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, विच प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो भाई इसका एक्सटेंशन कौन सा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू टेलर वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर
विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस। भाई टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो बहुत मिलजुल के करो, आपस में एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ खुद के बारे में आप सोच रहे हो, सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हो। एक म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बीमार है तो हमने थोड़ा सा उसका काम कर दिया, इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। तो एक कोऑपरेशन होना चाहिए, मिलजुल कर काम करें। मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों, मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स एक दूसरे को अपना दुश्मन ना समझे। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैनेजर्स को लगता है वर्कर्स कोई काम नहीं करे, वर्कर्स को लग रहा है हमें पैसे कम मिल रहे हैं, काम ज्यादा है, इस तरह से ना हो, सब लोग मिलजुल कर काम करें। तो फर्स्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये किसका एक्सटेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। यहां पर क्या होना चाहिए कि भाई मैनेजर क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज के सजेशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है, कोई टारगेट सेट करना है, तो वो एम्प्लॉयज के सजेशंस ले सकते हैं, और अगर उन्हें उनके सजेशंस पसंद आए तो उसके लिए वो उन्हें रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को अच्छी फीलिंग आएगी कि उन्हें बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी कि भाई हमारे डिसीजंस को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमारे सजेशंस भी लिए जा रहे हैं। तो वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैनेजर्स को क्या करने चाहिए, एम्प्लॉयज के सजेशंस लेने चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि भाई काम जो है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। मतलब वर्कर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है और हमें पैसे कम दिए जा रहे हैं, और आपस में एक अच्छा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब वर्कर्स फ्री होने चाहिए कि वो अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम मैनेजर्स को कह सकें, और मैनेजर्स भी उनके सजेशंस लें, उनका फीडबैक लें, उन्हें रिस्पॉन्स दें टाइम टू टाइम। प्लस मेन बात यहाँ पर कि जो वर्कर्स हैं वो टाइम टू टाइम स्ट्राइक्स वगैरह पर ना जाए, वो अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दें, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजर्स क्या करें, टाइम टू टाइम उनके सजेशंस लें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करना है कि आपको इतनी यूनिट्स बनानी है इतने टाइम के अंदर, इतने मंथ के अंदर, इतने डेज के अंदर। तो ये टारगेट सेट करने से पहले मैनेजर्स क्या कर लें, वर्कर्स से पूछ लें कि भाई आपको क्या लगता है आप कितने टाइम के अंदर ये काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब वर्कर्स खुद बता रहे हैं कि वो इतने टाइम के अंदर ये टारगेट पूरा कर सकते हैं, ये टारगेट उन्हें दे दो, तो कहीं ना कहीं वो अपना बेस्ट देंगे या नहीं देंगे, वो अपना टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल, अगर मैनेजर्स कोई काम असाइन कर रहे हैं तो पहले वो वर्कर्स से पूछ लें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जब वर्कर खुलकर बताएगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है और उससे वही काम दिया जाएगा, तो वो अपना बेस्ट देगा और एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होगी। तो वही ये कुल मिला के कोऑपरेशन होना चाहिए, मिलजुल कर काम करो, एक दूसरे से लड़ाई वगैरह ना करो, एक दूसरे के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में ना सोचो। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। भाई टेलर क्या कहते हैं, वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। सबसे पहले तो अगर आप वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, जॉब पर हायर कर रहे हो, तो उनका सिलेक्शन ही बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, बहुत ही साइंटिफिकली होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी भी वर्कर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, सोच समझ के देखो कि भाई आपको किस तरह के वर्कर की रिक्वायरमेंट है, क्या काम है इस वर्कर की, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एक्सपीरियंस है। तो वर्कर का जो सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही साइंटिफिकली होना चाहिए। वर्क शुड बी असाइंड टू वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। अब भाई आपने वर्कर सिलेक्ट कर लिए, अब जब आप उनको काम दे रहे हो तो काम देते टाइम ध्यान रखो कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनको एक्सपीरियंस किस चीज में है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो उन्हें जो भी काम दिया जा रहा है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो उसमें अपना बेस्ट दे सके। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इज असेंशियल। भाई एक बार सिर्फ वर्कर को जॉब पर रखना ही इनफ नहीं है, आपने जॉब पे रख लिया, आप उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ट्रेनिंग इंश्योर्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज कंपनी। बिल्कुल, जब वर्कर को ट्रेनिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं वर्कर का पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्लस वो कंपनी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उस वर्कर को आप ही तो यूज कर रहे हो, कंपनी ही तो यूज कर रही है। तो जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो उसका फायदा भी किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय टेलर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।